नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेश यादव। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी की चर्चा कर रहे थे। अंधेर नगरी में कल हमने उस अंधेर नगरी को जो मूल पाठ है उसको कल हमने देखा था। अंधेर नगरी 1881 की रचना है जिसमें 6 अंक हैं, जो अंकों का क्रम भी आपको बताया था। आप देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, किस उपनाम से लिखते थे, उनके जो नाटक हैं, जो डॉक्टर नगेंद्र ने 17 नाटक बताए हैं जिसमें से 8 अनुदित नाटक हैं, 9 मौलिक नाटक हैं। तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी है, उसकी चर्चा करेंगे और फिर अंधेर नगरी की हम बात करेंगे। तो आइए देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था, जिसे वाराणसी कहते हैं। तो देखिए, इनका जो निधन है, निधन 25 जनवरी 1885 को इनका निधन हो गया था। ये 35 वर्ष की ही आयु उनको प्राप्त हुई थी, लेकिन 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गद्य, पद्य और साहित्य की अनेक विधाओं के प्रवर्तन का श्रेय इनको जाता है। और गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हम मानते हैं आधुनिक काल में। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो गिरधर राय नाम से कविता करते थे। इनकी माता का नाम पार्वती था, पार्वती देवी था। पत्नी का नाम मन्ना देवी या मनु देवी था। पुत्री विद्यावती थी। इनकी प्रेमिकाएं थी मल्लिका, माधवी और चंद्रका। इस चंद्रका ये बंगालिन प्रेमिका थी और इसी के नाम पर इन्होंने अपनी जो 1874 में मैगजीन निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन, उसका नाम 8 अंकों के बाद 1974 में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। भारतेंदु के पिता, देखिए, भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से लेखन किया करते थे। आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु उर्दू में किस नाम से लेखन किया करते थे, तो रसा नाम से उर्दू में लेखन किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता थे उनका नाम गोपाल चंद्र था और ये गिरधर दास उपनाम से लेखन किया करते थे, गिरधर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता गिरधर दास द्वारा 1859 में लिखित जो नहुष नाटक है उसको हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला नाटक क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला नाटक अपने पिता के द्वारा लिखा हुआ नहुष नाटक को मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। विश्वनाथ का जो नाटक है आनंद रघुनंदन, उसको पहला नाटक मानते हैं और वही सर्वमान्य है। और राजा लक्ष्मण सिंह का जो शकुंतला नाटक था उसको इन्होंने द्वितीय नाटक माना है। ये 1862 ईस्वी का रचना काल है और स्वयं के द्वारा इन्होंने विद्या सुंदर नाटक लिखा था, जो इनका पहला नाटक है। 1868 में लिखा गया था। 1868 में पहला नाटक आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 में इन्होंने लिखा था। ये अनुदित नाटक है। पहले इन्होंने नाटकों के अनुवाद किए, बंगाली और अंग्रेजी जो नाटक थे, संस्कृत के नाटक थे, उनका पहले अनुवाद किया और फिर इसके बाद इन्होंने मौलिक नाटक लिखना प्रारंभ किया था। और तथा लाला श्रीनिवास दास कृत तप्ता सम्रण, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, वो हिंदी का चौथा नाटक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को मानते हैं, जो महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। आनंद रघुनंदन नाटक महाराज विश्वनाथ कृत है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। तो इन्होंने सन 1883 में एक नाटक नाम से निबंध लिखा था और उस निबंध में नाटक के संबंध में नाटक का क्या उद्देश्य होना चाहिए और नाटक किस प्रकार से खेला जाना चाहिए, उस पर इन्होंने काफ़ी विस्तृत विचार किया है। और उसमें इन्होंने नाटक का
उद्देश्य बताया है कि जिसमें हास्य होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, कौतुक होना चाहिए, समाज वत्सलता होनी चाहिए और उसके साथ ही उसमें रस भी होना चाहिए, ये बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के जो 5 उद्देश्य बताए हैं वो क्या है? हास्य है, श्रृंगार है, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। यानी उस नाटक में जो पारसी रंगमंच था, पारसी रंगमंच का जो उद्देश्य था वह हास्य और श्रृंगार उत्पन्न करना होता था, जिसमें कई प्रकार की जो अश्लीलता आ गई थी। तो उससे बचने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पारसी नाटक थे, पारसी नाटक और पाश्चात्य नाटकों का समन्वय किया और समन्वय करते हुए उनके 5 उद्देश्य निर्धारित किए: हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश वत्सलता के उद्देश्य से, देखिए, इन्होंने भारत दुर्दशा नाटक लिखा है, भारत जननी, नील देवी और अंधे नगरी की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर, कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना की इन्होंने काशी में। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। जो पहली पत्रिका थी वह कविवचन सुधा पत्रिका है और इसका प्रकाशन 1868 में है। ये पत्रिका पहले मासिक थी और फिर उसके बाद ये पाक्षिक हो गई और फिर बाद में ये जो पत्रिका है ये साप्ताहिक हो गई थी। लेकिन दूसरी दोनों पत्रिकाएं ये मासिक ही पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का इसका रचना काल है और बाला बोधनी जो पत्रिका है ये महिलाओं से संबंधित थी। इसका प्रकाशन काल 1874 ईस्वी है और ये स्त्री विषयक प्रथम पत्रिका मानी जाती है, बाला बोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक से निबंध की रचना की और यही निबंध जो नाटक है ये सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और कहा जाता है कि भारतेंदु के नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, उससे सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं ये महत्वपूर्ण हैं। पूछ लिए जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं उन नाटकों को कालक्रम से या फिर कौन सा नाटक का जो स्वरूप है, रूप है, वह कैसा है। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने इनके 17 नाटकों को माना है, जिसमें से 8 इनके अनुदित नाटक हैं और 9 मौलिक नाटक हैं। तो इन नाटकों को हम देखें, जो अनुदित नाटक हैं, विद्या रूपी, देखिए इसको देखें, विद्या रूपी रत्न पाकर धनवान कर्पूर मंजरी की जननी को राक्षस से बचाना दुर्लभ है। तो देखिए यहां से हम इनके जो ये अनुदित नाटक हैं, इन अनुदित नाटकों की बात करें, ये अनुदित नाटक हैं 8। तो इसमें ये क्रम से हैं विद्यास रत्न, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। ये इनके 8 नाटक हैं। देखिए पहला नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। दूसरा नाटक है रत्नावली, ये अपूर्ण नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष भी 1868 ईस्वी है। तीसरा जो नाटक है वह पाखंड विखंडन है, पाखंड विखंडन 1872 में लिखा गया था। और चौथा जो नाटक है धनंजय विजय,
धनंजय विजय 1873 की रचना है। पांचवा इनका नाटक था भारत जन्नी, जो 1877 की रचना है। और विद्या सुंदर हो गया, रत्नावली हो गया, फिर पाखंड विखंडन हो गया, धनंजय विजय हो गया, और कर्पूर मंजरी इनका पांचवा नाटक है, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी का प्रकाशन वर्ष 1875 है। और भारत जन्नी का प्रकाशन वर्ष 1877 है। और इसके बाद जो नाटक है वह है राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक है 1880 का। और फिर इसका नाटक है, आठवां नाटक है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु 1880 का नाटक है। और ये इनका नाटक है मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी का। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि विद्या रूपी रत्न पाकर धनवान कर्पूर मंजरी की जन्नी को राक्षस से बचाना दुर्लभ है। तो यहाँ से विद्या का मतलब है विद्या सुंदरी, रत्न का मतलब रत्नावली, पाकर से बनेगा पाखंड विखंडन, धनवान से धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, और जन्नी से भारत जन्नी, और राक्षस से इसमें मुद्रा राक्षस, और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। तो ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटकों का कालक्रम है वह क्या है। तो सबसे पहला इनका जो नाटक है विद्या सुंदर है, अनुदित और मौलिक दोनों नाटकों में 1868 जिसका प्रकाशन वर्ष है। और 1868 में ही आपको ध्यान हो भारतेंदु ने जो कविवचन सुधा है उसका प्रकाशन किया था, और उसी वर्ष ये विद्या सुंदर नाटक आता है। तो देखिए, विद्या रूपी रत्न पाकर धनपान कर्पूर मंजरी की जन्नी को राक्षस से बचाना दुर्लभ है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, विद्या सुंदर नाटक 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विखंडन 72, धनंजय विजय 73, कर्पूर मंजरी 75, भारत जन्नी 77, मुद्रा राक्षस 78 और दुर्लभ बंधु 1880 इनकी जो मौलिक अनुदित नाटक हैं। अनुदित नाटकों में पहला नाटक विद्या सुंदर है और अंतिम नाटक दुर्लभ बंधु है। तो इनको थोड़ा सा देखें विस्तृत रूप से, इनका विषय क्या है और इनमें से क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, यह भारतेंदु द्वारा लिखित पहला नाटक माना जाता है। तो ये जो विद्या सुंदर नाटक है, ये विद्या सुंदर नाटक 1868 में लिखा गया था। और ये संस्कृत के जो चौर कवि हैं, चौर कवि की चौर पंचाश का नाटक का अनुवाद है। और देखिए, ये चौर पंचाश का अनुवाद, क्योंकि जो हिंदी के जो नाटक हैं, हिंदी के नाटकों की जो प्रेरणा थी वह प्रेरणा बंगाल से और अंग्रेजी से और संस्कृत साहित्य से मिली है। तो इसमें जो बंगाल का साहित्य था, बंगाल में पहले से ही साहित्य सृजन होता था। तो जो संस्कृत का नाटक चौर कवि का चौर पंचाश का था, उसका अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने बंगाली भाषा में किया था विद्यासागर नाम से। और उन दोनों से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेरणा लेकर के, दोनों की सहायता से ये 1868 में विद्या सुंदर नाटक लिखा। इसमें प्रेम विवाह का समर्थन किया गया है। रत्नावली 1868 का नाटक है। यह एक लघु नाटिका है। यह संस्कृत के कवि हर्ष के नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। यह अपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो एक तो रत्नावली और एक इनका मौलिक नाटक है सती प्रताप। तो रत्नावली और सती प्रताप दोनों नाटक इनके अधूरे हैं। पाखंड विखंडन प्रकाशन वर्ष 1872 तीसरा नाटक है। यह एक रूपक है। तो पूछा जा सकता है कि पाखंड विखंडन किस प्रकार का नाटक है, रूपक है, नाटका है और इसमें भाड़ है, इस प्रकार के आपसे पूछा जाए तो रूपक है।
अब देखिए जो पाखंड विखंडन है, यह संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। इसमें पाखंडों का विरोध करते हुए वैष्णव भक्ति का समर्थन किया गया है। आगे देखिए धनंजय विजय नाटक है, जो चौथा नाटक है, प्रकाशन वर्ष 1873 है। यह एक व्यायोग है। तो जो नाटक के प्रकार होते हैं, उन नाटक के प्रकार में से जिस प्रकार से जो हमारा अंधेर नगरी प्रहसन है, उसी प्रकार से ये धनंजय विजय एक व्यायोग नाटक है। यह संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है और धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम है। इसमें अज्ञातवास के दौरान विराट के यहाँ रह रहे पांडवों द्वारा राजा विराट की कौरवों से रक्षा कर विजय का उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि आपसे पूछा जाए कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन से नाटक का विषय है, वह महाभारत से संबंधित है, तो महाभारत से संबंध रखने वाला धनंजय विजय नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। और ये संस्कृत के कांचन कवि के धनंजय विजय का ही हिंदी में अनुवाद है और धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम था। तो जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास का जो अंतिम दिन था, उस समय कौरवों ने राजा विराट, जो पांडव थे राजा विराट के यहाँ पर रह रहे थे, तो उसी समय कौरवों ने विराट की गायों को लूटा। तो उनसे रक्षा के लिए विराट में और कौरवों में युद्ध हुआ। तो विराट की तरफ से उनके यहाँ रह रहे ये पांडव अर्जुन लड़ने के लिए गए और उसमें विराट की विजय हुई और उससे फिर इनका काफ़ी भेद खुल गया था। तो उससे संबंधित ही नाटक है, महाभारत से संबंधित नाटक है। पांचवा नाटक है कर्पूर मंजरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। कर्पूर मंजरी एक षट्टक है। तो धनंजय विजय एक व्यायोग है और कर्पूर मंजरी एक षट्टक है। यह संस्कृत कवि कांचन कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। इसमें कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या कर्पूर मंजरी और राजकुमार चंद्रपाल के विवाह का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कर्पूर मंजरी की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें बल्लभ नगर के राजा की जो पुत्री थी कर्पूर मंजरी और राजा राजकुमार था चंद्रपाल, उसके विवाह का वर्णन है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि कर्पूर मंजरी की जो प्रकृति है वह क्या है, आपसे पूछ लेगा। नाट्य रासक है, लघु नाटिका है, गीति नाट्य है, या प्रहसन है, या व्यायोग है, या षट्टक है। तो कर्पूर मंजरी एक षट्टक है। देखिए छठवां नाटक है भारत जन्नी, और भारत जन्नी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1877 है। भारत जन्नी को हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या नाट्य गीत माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत जन्नी को हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा किसे माना जाता है, तो भारत जन्नी को माना जाता है। ओपेरा या लघु नाट्य गीत की श्रेणी में आता है। यह संस्कृत के भारत जन्नी नाटक तथा बंगाल के भारत माता का हिंदी अनुवाद है। इसमें भारतवासियों के पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए। जैसा कि हमें पता चलता है कि इसमें जो भारत जन्नी नाटक है, भारत जन्नी में देश वत्सलता इसका उद्देश्य है, यानी हमारे देश में किस प्रकार की जो कुप्रथाएं थीं, किस प्रकार के आडंबर थे और किस प्रकार हमारे देश का पतन हो रहा था, उस पर इसमें विचार किया गया है। तो ये भारत माता का बंगाल का जो नाटक है भारत माता, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत जन्नी किस से अनुदित है, तो भारत जन्नी एक तो संस्कृत के जो कवि थे, संस्कृत नाटक ये भारत जन्नी का हिंदी रूपांतर है, और दूसरी इन्होंने सहायता ली थी कि बंगाल में उस भारत जन्नी का अनुवाद हो गया था भारत नाम से, भारत माता नाम से। तो भारत माता और भारत जन्नी संस्कृत का, भारत माता बंगला का है, तो दोनों को आधार लेकर के इन्होंने इसका अनुवाद किया है।
मुद्रा राक्षस ये 1878 की रचना है। यह एक नाटक है। यह संस्कृति कवि विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वह जो चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनकी जो राजनीति है, कूटनीति है, उसके महत्व का प्रतिपादन इस नाटक मुद्रा राक्षस में किया गया है। ये इसकी विषय वस्तु है और इसकी प्रकृति नाटक है। दुर्लभ बंधु, ये देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों में अंतिम नाटक माना जाता है। 1880 इसका प्रकाशन वर्ष है। और प्रथम नाटक की आपसे बात पूछी जाए कि भारतेंदु का अनूदित प्रथम नाटक कौन सा है, तो विद्या सुंदर है, जो 1868 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम नाटक इनका दुर्लभ बंधु है, 1880 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह अंग्रेजी से अनुदित नाटक है। विलियम शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। इसमें शेक्सपियर के नाटक का भारतीकरण किया गया है। जिस प्रकार से शेक्सपियर ने अंग्रेजी में ये नाटक लिखा था और ये पाश्चात्य संस्कृति को आधार बना करके लिखा गया था, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस दुर्लभ बंधु नाटक में भारतीकरण किया है, यानी भारत के संदर्भों में ही इसको ढाला गया है। अब देखिए, मौलिक नाटक हैं तो इनके मौलिक नाटक भी हैं। 9 इनके मौलिक नाटक हैं। देखिए, इनको हम देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। मौलिक नाटक तो पहले तो इन्होंने अनुदित नाटक लिखे थे और मौलिक नाटकों की संख्या 9 है। तो आपसे पूछ लिया है कि मौलिक नाटक कितने हैं, कि 9 इनके मौलिक नाटक हैं। तो इनका सबसे पहला वाला जो मौलिक नाटक है वह वैदिक हिंसा हिंसान भवति। तो इसको हम याद कर सकते हैं। वैदिक काल में सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ प्रेम विष पीने से चंद्रावली की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वह देवी अंधी होकर सती हो गई। तो यहाँ से आप इनके जो मौलिक नाटक हैं, ये मौलिक नाटकों को देख सकते हैं। देखिए, ये नंबर 1 वैदिक हिंसा हिंसान भवति। दूसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र के साथ प्रेम। तीसरा नाटक है प्रेम जोगनी। चौथा नाटक है विश्वस्य विषमोषधम। 5वां नाटक है चंद्रावली नाटिका, ऐसी दुर्दशा हो गई। 6वां नाटक है भारत दुर्दशा। और 7वां नाटक है देवी यानी नील देवी। और 8वां नाटक अंधी से बनेगा अंधा, अंधेर नगरी 8वां नाटक है। और अंतिम नाटक है इनका 9वां सती प्रताप। तो यहां से आप देखें, पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसान भवति। दूसरा नाटक है सत्यवादी से सत्य हरिश्चंद्र। तीसरा नाटक है इनका प्रेम जोगनी। चौथा नाटक है विशस्य विषमोषधम।
पांचवा नाटक है इनका चंद्रावली, चंद्रावली नाटका है। छठवां नाटक है भारत दुर्दशा। सातवां नाटक है देवी से नील देवी। आठवां नाटक है अंधा से अंधेर नगरी, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और अंतिम नाटक है इनका सती प्रताप। सती प्रताप इनका अंतिम नाटक है जो 1883 में इन्होंने लिखा था। इसके 4 अंक ही लिख पाए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका निधन हो गया था। तो उसको पूछा जा सकता है कि सती प्रताप को किसने पूरा किया था। तो इनके फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, जो नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण ने की थी। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे। तो ये जो अंतिम नाटक सती प्रताप है, इसके 4 अंक लिखने के बाद निधन हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और ये जो नाटक पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। तो इस प्रकार से हम इनके जो 17 नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न आता है। तो इनके हमने देखे 8 अनुदित नाटक हैं और 9 मौलिक नाटक हैं। हम जब अनुदित नाटकों की बात करें तो अनुदित नाटकों में हमने देखा था सूत्र के माध्यम से कि इनका जो पहला नाटक था वह विद्या सुंदर था। विद्या रूपी रत्न पाकर कर्पूर मंजरी की धनवान कर्पूर मंजरी की जननी को राक्षस से बचाना दुर्लभ है। तो उससे हम देख सकते थे इनके अनुदित नाटक। और इनके जो मौलिक नाटक हैं 9, उसे हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ प्रेम बस पीने से चंद्रावली की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वह देवी अंधी होकर सती हो गई। तो यहाँ से हम इनके 9 मौलिक नाटकों को देख सकते हैं। आइए देखें मौलिक नाटकों की। अगर हम बात करें तो वैदिक काल में सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ प्रेम विष पीने से चंद्रावली की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वह देवी अंधी होकर सती हो गई। तो सबसे वैदिक से देखिए यहां पर बनेगा वैदिक काल में, तो वैदिक से बनेगा वैदिक हिंसा हिंसान भवती। और वैदिक हिंसा हिंसान भवती 1873 की रचना है। और सत्यवादी हरिश्चंद्र से यहां से देखिए सत्य हरिश्चंद्र बनेगा 1875 की रचना है। और तीसरा प्रेम से प्रेम जोगिनी 1875। और चंद्रावली से विष से विशस्य विष्मोषधम 1876 की रचना है। और चंद्रावली 1876 की रचना है। इसके बाद दुर्दशा से भारत दुर्दशा ये बनेगा भारत दुर्दशा 1880 की रचना है भारत दुर्दशा। इसके बाद देवी अंधी होकर सती होगी, तो देवी से नील देवी 1881 की रचना है। अंधेर नगरी 1881 की, जिसकी हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में है। और सती प्रताप 1883 में अपूर्ण इनकी कृति है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इसके 4 अंक ही लिख पाए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब देखिए यहाँ पर इनका जो विषय है, विषय क्या है, वैद की हिंसा हिंसान भवती 1873 की रचना। और यह एक प्रहसन है, प्रहसन जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। श्रेणी का नाटक है। इसमें अंकों की संख्या 4 है। वैदिक हिंसा हिंसान भवती, इसमें सामाजिक धार्मिक वैदिक विसंगतियों पर व्यंग करते हुए पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए पशु बलि प्रथा का विरोध किसमें किया गया है, तो वैदिक हिंसा। हिंसा से जैसे हमें पता चल रहा है कि हिंसा न करना यानी बलि का विरोध, तो पशु बलि का विरोध वैदिक हिंसा हिंसान भवती में किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र इनका दूसरा नाटक है जो मौलिक है। 1875 में इसकी रचना हुई थी। यह जैसे हमें पता चल रहा है कि सत्य हरिश्चंद्र ये पुराण में है। सत्य हरिश्चंद्र की कथा आती है, जो दानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ, अपने पत्नी, अपना पुत्र, अपना राजपाट सब विश्वामित्र को दान में दे दिया था। तो ये एक पुराण से संबंधित नाटक है।
और इसके माध्यम से असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है और एक सत्य को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है सत्य हरिश्चंद्र 1875 रचना वर्ष। इसके बाद प्रेम जोगनी इनका तीसरा नाटक है और प्रेम जोगनी एक लघु नाटका है जिसमें 4 अंक हैं। इसमें काशी जैसे स्थानों पर होने वाले अनाचारों और धर्मा आडंबरों का विरोध किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि सत्य हरिश्चंद्र में पौराणिक नाटक है, उसमें असत्य पर सत्य की विजय और सत्य के आदर्श को रूप में सत्य को प्रतिष्ठित किया गया है। वहीं पर अगर हम देखें कि जो चंद्रावली नाटक है, प्रेम जोगिनी नाटक है, ये एक लघु नाटका है और इसमें काशी में जो एक धर्म की नगरी मानी जाती है, तो वहाँ पर किस प्रकार से बाह्य आडंबर थे, अनाचार थे, किस प्रकार से जो पंडा लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो धर्म के ठेकेदारों के द्वारा उस धर्म की आड़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार अनाचार व्याप्त था, इसका उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगिनी में किया है। इसके बाद विशस्य विष्मोषधम नाटक है, यह भाड़ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि विशस्य विष्मोषधम की जो प्रकृति है वह किस प्रकार का नाटक है। विशस्य विष्मोषधम, तो विशस्य विष्मोषधम ये 1876 की रचना है, चौथा नाटक है। ये भाड़ है। भाड़ श्रेणी का एक पात्री नाटक है। इसमें देशी राजाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है, जिसमें बड़ौदा राज के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा उसके स्थान पर सयाजी राव के बिठाए जाने की घटना का चित्रण इसमें किया गया है। देखिए, इसके बाद चंद्रावली नाटका है, यह एक लघु नाटका है। इसमें वैष्णव भक्ति के साथ साथ आदर्श प्रेम का चित्रण किया गया है। तो देखिए, हमने अभी देखा वैदिक हिंसा हिंसा भवति, उसमें पशु बलि का विरोध किया गया है और सत्य हरिश्चंद्र को हमने देखा था, उसी प्रकार से विशस्य विष्मोषधम को देखा, चंद्रावली नाटका को देखा और ये एक लघु नाटका है। इसके बाद देखिए भारत दुर्दशा, यह नाट्य रासक या लाश रूपक है। इसमें अंकों की संख्या 6 है और 6 ही अंक देखिए अंधेर नगरी में है। तो भारत दुर्दशा, इसका जो उद्देश्य है वह भी इसका देश बदसलता है और अंधेर नगरी का उद्देश्य भी देश बदसलता है और दोनों में अंकों की संख्या 6। इसमें भारत के अतीत का गौरवगान और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण है। इसमें अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा भी की गई है कि अंग्रेज राज सब सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। तो यहाँ पर प्रकारांतर से अंग्रेजी राज की निंदा भी की गई है। नील देवी 1881 की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह एक ऐतिहासिक गीत रूपक है। नील देवी गीत रूपक है और इसमें सबसे ज्यादा अंक हैं, 10 अंक हैं। इसमें पंजाब के हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन किया गया है। इसमें राजपूतानी आन बान के साथ भारतीय नारी के त्याग और बलिदान का चित्रण भी किया गया है। तो जैसा कि नील देवी से हमें पता चल रहा है, नील देवी सती हो जाती है और भारतीय नारी के क्या आदर्श होते हैं, क्या त्याग होता है, क्या बलिदान होता है, क्या सेवा होती है, उसके आदर्श को लेकर के यहाँ पर नील देवी की रचना हुई है और 10 अंक हैं। इसमें नील देवी के माध्यम से नारी जागरण की प्रतिष्ठा की गई है तथा नील देवी के सती होने की कथा का भी वर्णन इसमें किया गया है। बात हम करें अंधेर नगरी, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, अंधेर नगरी भी 1881 की रचना है। यह एक प्रहसन है। प्रहसन है, इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय, अंधेर गर्दी पर व्यंग करते हुए भ्रष्ट शासन व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें जैसा कि हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि अंधेर नगरी में एक अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, वह किस प्रकार से मूर्ख है, अयोग्य है और उसका खामियाजा किस प्रकार से जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। और इसमें हमने 6 अंकों की बात की थी। बाबा जरा आसमला, इसको आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है कि बताइए
अंधेर नगरी में अंकों की संख्या अंक 6 हैं, और अंक 6 हैं, और कौन से अंक हैं ये, बाबा जरा असमला। तो यहां से हम देखें, बा से बाह्य प्रांत है, और दूसरे बा से बाजार है, और तीसरे जा से जंगल है, और रा से राजसभा है, और 5 अ से अरण्य है, और छठवां शम से शमशान है। तो इस प्रकार से शमशान इसका अंतिम अंक है, और बाही प्रांत ये प्रथम अंक है। सती प्रताप की अगर हम बात करें तो ये अंतिम नाटक है, मौलिक नाटक, 1883 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये अपूर्ण नाटक है। यह एक गीत रूपक है। यह सत्यवान और सावित्री के आख्यान पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो सत्यवान और सावित्री को कथा का आधार बनाता है? सती प्रताप। और अधूरा नाटक है, 4 अंक लिख पाए थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे, इन्होंने इसके केवल 4 अंक ही लिखे थे। बाद में सन 1892 में उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने इसे पूर्ण किया था, और ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, राधा कृष्ण दास। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग नाम पड़ा था। तो हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1883 में नाटक नामक निबंध की लिखा था, जो सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम ग्रंथ 1883 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक है, नाटक की विधा क्या है? तो नाटक एक आलोचनात्मक निबंध है, जिसमें नाटक के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है, और किस प्रकार से नाटक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन सब की बात इसमें की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न संस्थाओं की स्थापना की। देखिए, इन्होंने कई संस्थाओं की भी स्थापना की थी, और उस समय के जो लेखक कवि थे उनको भी लेखन के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। तो नेशनल थिएटर की काशी में स्थापना की थी, कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी, 3 पत्रिकाओं, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन 3 पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। देखिए, अब इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में की थी 1870 में। चौखंबा स्कूल 1872 में स्थापना की थी। काशी का यह चौखंबा स्कूल बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से आज प्रसिद्ध है ये। और तदीय समाज की स्थापना की थी 1873 में, और 1873 में ही इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है उसकी का संपादन किया था, और पेनी रीडिंग क्लब 1873 में रचना की थी, और नेशनल थिएटर की भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्थापना की थी। भारतेंदु ने कुछ आप भी थी। देखिए, भारतेंदु की आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो भारतेंदु की आत्मकथा कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, लेकिन ये अधूरी आत्मकथा है, पूरी नहीं कर पाए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका नाम पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था, और उसके बाद बाला बोधनी पत्रिका। तो 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक लिखा 1868 में, और 1868 में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, यह पहले महीने में छपती थी, यानी मासिक थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी। और फिर उसके बाद में यह पत्रिका पाक्षिक हुई, यानी 15 दिन में आने लग गई, और फिर कालांतर में यह साप्ताहिक पत्रिका हो गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए,
कवि वचन सुधा पत्रिका की आवृत्ति क्या थी? तो आपसे विकल्प दे दे मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों यानी मासिक भी थी, फिर उसके बाद पाक्षिक और फिर साप्ताहिक। दूसरी जो पत्रिका है 1873 में ये भारतेंदु ने दूसरी पत्रिका का संपादन किया। उस पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इसके 8 अंक निकले थे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से, लेकिन जो 9वां अंक था उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। हरिश्चंद्रिका इनकी एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका के नाम पर 9वें अंक में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब किया या कितने अंकों के बाद किया? तो 8 अंकों के बाद या फिर कहें 9वें अंक में हरिश्चंद्र चंद्र का नाम कर दिया गया था। यह पत्रिका मासिक थी। और जो तीसरी पत्रिका है वो बाला बोधनी पत्रिका है, और यह बाला बोधनी पत्रिका थी। जो दो पहली वाली पत्रिका थी तो वह तो कॉमन पत्रिकाएं थी, लेकिन बाला बोधनी पत्रिका एक विशिष्ट पत्रिका थी जो स्त्रियों के लिए ही, स्त्री शिक्षा के लिए लिखी जाती थी, और ये स्त्री विषयक पहली पत्रिका भी मानी जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भारतेंदु की वह पत्रिका कौन सी है जो स्त्री विषयक है? बाला बोधनी पत्रिका। और हिंदी की यह पहली नारी विषयक पत्रिका है बाला बोधनी पत्रिका। तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 यह भी मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका 8 अंकों तक हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती रही, पर सन 1874 में इसके 9वें अंक से इस पत्रिका का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी बंगाली प्रेमिका चंद्रिका के नाम पर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन से अंक में? 9वें अंक में। बाला बोधनी पत्रिका 1874 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह पत्रिका भी मासिक थी और तीनों पत्रिकाएं काशी से ही प्रकाशित होती थी, बनारस से। यह हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका मानी जाती है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंदु ने अपने निबंध कालचक्र में लिखा है। तो देखिए, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, और हिंदी ऐसा नहीं है कि गद्य का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। गद्य थी लेकिन परिष्कृत नहीं थी। पहले भी हम देखते हैं रीत काल में भी गद्य की रचनाएं थी। बनारसी दास जैन ने अर्ध कथानक 1641 में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वह भी पद्य में लिखी थी। और रीत काल में भी गद्यात्मक रचनाएं हुई थी, लेकिन उनकी जो भाषा थी जो वह ब्रज से प्रभावित थी और जो परिष्कृत नहीं थी। तो अगर हम बात करें कि परिष्कृत रूप में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में आता है, हरिश्चंद्र मैगजीन में आता है। तो आपसे पूछ लेगा कि हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले किस पत्रिका में दिखाई देता है? तो कविवचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, या फिर और दूसरी कोई भी पत्रिका आपको दे देगा भारत पत्रिका। तो इसमें से हरिश्चंद्र चंद्रिका उसका सही जवाब होगा। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंदु ने अपने निबंध कालचक्र में लिखा है, हिंदी 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। ये देखिए बात, ये महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह किस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो इनका निबंध था कालचक्र, उसमें लिखा है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर प्रकृति का कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए वल्लभ संप्रदाय में जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कृष्ण के उपासक थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और वल्लभ संप्रदाय को आप जानते हैं, इसे पुष्टमार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये कहते भी हैं कि पुष्टि संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत नाटक जानकी मंगल में लक्ष्मण की, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है।
शीतला प्रसादी का देखिए सबसे पहले जो अभिनीत नाटक है वह शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है। तो आपसे पूछ लिया है कि सबसे प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल। और जानकी मंगल जो नाटक था उसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण का पात्र किया था, यानी लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन किया था। और फिर इन्होंने अपना जो नाटक है नील देवी, और नील देवी नाटक में पागल की भूमिका का निर्वहन किया था। और सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक में सत्यवादी हरिश्चंद्र का जो रोल है वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नील देवी जो नाटक है उस नील देवी नाटक में जैसा कि हमने देखा था नील देवी नाटक में 10 अंक थे, उसमें भारतेंदु ने किसका रोल अदा किया था? तो हम कहेंगे पागल का। और जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल है जो पहला अभिनीत नाटक है उसमें किसका पात्र अदा किया था? तो लक्ष्मण का पात्र अदा किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 31 सितंबर 1880 में काशी के पंडितों ने प्रदान की। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इनका जो गुरु थे, गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना जाता है, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वे उर्दू की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे और वो मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों का दबाव था कि उर्दू में लिखा जाना चाहिए। तो ये उर्दू और हिंदी दोनों के बीच की भाषा लिख रहे थे। और राजा लक्ष्मण सिंह थे वह संस्कृत की तरफ उनका रुझान था जो आगरा से थे। तो इसी बीच भारतेंदु हरिश्चंद्र आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हिंदी का परिष्कृत रूप है उसको सामने लेकर के आए और हिंदी गद्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इन्हीं के नाम से भारतेंदु का नामकरण पड़ा था। तो भारत जो राजा शिव प्रसाद थे उनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दे रखी थी। तो जो काशी के पंडित पत्रकार और साहित्यकार थे उन्होंने विचार किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है वह अप्रतिम है, इनको भी किसी प्रकार से शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो उपाधि है उसी प्रकार से इनको भी भारतेंदु की उनकी जो सितारे हिंद की उपाधि थी राजा शिव प्रसाद सिंह की सितारे हिंद, उसी के अनुकरण पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था ये काशी के पंडितों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने। और इसमें सार सुधा निधि पत्र का है उसमें इनका नाम प्रकाशित हुआ। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतेंदु का जो भारतेंदु उपनाम है किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, किस पत्रिका के माध्यम से पता चला कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु कहा जाए? तो ये सार सुधा निधि पत्रिका थी। तो आइए देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 31 सितंबर सन 1880 कब भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 31 दिसंबर 1880 पंडितों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों द्वारा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की तर्ज पर प्रदान की गई थी, जिनमें पंडित रामेश्वर दत्त व्यास और पंडित रघुनाथ का नाम मुख्य रूप से आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने में कौन सा नाम नहीं था? तो रामेश्वर दत्त व्यास थे और पंडित रघुनाथ थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह उपनाम सन 1880 में सार सुधा निधि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय सार सुधा निधि जो पत्रिका थी उसके संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। ये जो सार सुधा निधि पत्रिका है ये 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपनाम से इस सार सुधा निधि पत्रिका में नाम दिया गया। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी बातें थी उनकी चर्चा की है। अब कल का जो व्याख्यान होगा, कल के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक प्रहसन है
और उसमें 6 अंक हैं, 1881 रचना वर्ष है, तो उसमें उससे संबंधित क्या प्रश्न आने लायक हैं, और तो उनकी हम चर्चा करेंगे। इस अंधेर नगरी नाटक को हमने कल जो मूल नाटक था उसकी कथा वस्तु को, विषय वस्तु को हमने समझ लिया है। अब उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम कल चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।